are you? I welcome you on my YouTube channel Brainless Spoken English and English Session towards English Language. लेकिन आज हम बात इंग्लिश के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे अपने शिक्षा प्रणाली के बारे में। हाँ, हाल ही में जैसे कि 29 जुलाई 2020 को पता चला है कि हमारा सिस्टम थोड़ा चेंज होने वाला है, और थोड़ा नहीं बहुत। हालांकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1968 में ये हुआ था, फिर 1986 में हुआ, बस रिवर्स कर लोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद 29 जुलाई 2020 ये बड़ा चेंज है, ठीक है। दिस इज द बिग चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, और ये बहुत जरूरी थी, बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए, ठीक है। तो ये दोनों और ये तीन, ये थर्ड टाइम हो रहा है, बट इसके बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहे, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, बट बिग चेंज ये दोनों थे। नाउ इट इज, यू कैन सी नाउ, ओके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये है क्या? अब इसका नाम MHRD चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। MHRD का मतलब इट स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। अब ये रीनेम करके नाम इसका चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इट मीन्स व्हाट? शिक्षा मंत्रालय। और साउंड भी बहुत अच्छा कर रहा है, पहले तो नाम भी अच्छा खासा चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे छोटी छोटी बातों में, ठीक है, कि ओवरव्यू लिया जाए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छा होने वाला है हमारे सिस्टम में अगर ये ग्राउंड लेवल पे हुआ तो। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है और क्या चेंजेस आएंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। पहले तो टिल नाउ, अभी तक हमारा क्या सिस्टम रहा है, ठीक है। वो बात करें CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड का, ठीक है, कोई भी स्टेट बोर्ड ले लो, तो अभी तक का क्या हाल है हमारा वर्सेस आफ्टर NEP, जो नया वाला एजुकेशन पॉलिसी आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रेप के बारे में, जैसे LKG, नर्सरी, ठीक है, UKG, फिर उसके बाद क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन एंड टू 10, ठीक है, अप टू 10 तक। तो 1 से 10 तक की क्लास हमारी होती थी, और 10th को बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बच्चे बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं कि बोर्ड है, क्या होगा, परेशान हो जाते हैं। कोई 95 लेकर भी होते हैं, ठीक है, CBSE के बच्चे 99 तक भी हो जाते हैं, 100 पे भी कंपटीशन हो जाती है। हालांकि इससे ज्यादा तकलीफ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि उनको 70, 60 से ज्यादा आता ही नहीं, बहुत मुश्किल से 80 तक आता है। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी कि आप 80% ला रहे हो और CBSE के बच्चे 95 ला रहे हैं, तो मुश्किल आ जाती थी। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट बोर्ड से स्टूडेंट था उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, और यहाँ तक कि CBSE वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। तो ये हटा दिया, मतलब क्या हटाया गया अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे सब कुछ। लास्ट तक वीडियो देखना ताकि हर एक चीज समझ पाओ, इसी एक वीडियो में हर चीज में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ 10th जो बोर्ड हो रहा था, बोर्ड होंगे लेकिन प्रेशर में नहीं करना है, कोई भी एग्जाम प्रेशर में नहीं देना है, थोड़ा सा आराम दे दिया गया, ठीक है, लिबरेट कर दिया गया। आप देखोगे कितना आसान हो गया है अब। 10+2 साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ठीक है। 10th के बाद 11th क्लास में चूज करना पड़ता था कि आप साइंस लो या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो। साइंस में क्या होता है भाई, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, बायोलॉजी, मैथ्स। तो अगर कोई PCM लेता है तो बायोलॉजी साइड से ले लिया तो ले लिया, नहीं तो बायोलॉजी लेता है तो मैथ्स साइड से ले लेता है, तो ऐसा होता था। बट उनको हिस्ट्री पढ़ने की आजादी नहीं थी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की आजादी नहीं थी, म्यूजिक करने की आजादी नहीं थी। एक्स्ट्रा में एक एडवांस में कर लेता था कोई, बट नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते थे। बट कॉमर्स वाले स्टूडेंट को कैलकुलस मिल जाता था CBSE बोर्ड में, ठीक है, बट स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी अगर उनका मन है फिजिक्स में कुछ करने का, या ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी भी लेना चाहते हैं और फिजिक्स, तो वो ले सकते हैं। तो ये सब चेंजेस आए हैं। तो 10+2, तो पहले तो 1 to 10 हम लोगों का होता था, उसके बाद 10+2 यानी 11 12 हम लोग पढ़ते थे स्कूल लेवल पे। हालांकि अब स्कूल लेवल पे ही हो गया था, स्कूल में 10+2। उसके बाद आती है बात कॉलेज डिग्री की, ठीक है, ग्रेजुएशन इज बैचलर्स डिग्री, ठीक है। बैचलर्स जो 3 साल का होता था, कितना, 3 इयर्स का, ठीक है। ये 3 साल के होते हैं, जैसे BA कर लो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc बैचलर ऑफ साइंस, ये दोनों, ये तीनों डिग्री कोर्स है। इट मीन्स ये एकेडमिक कोर्स है, ठीक है, ये प्रोफेशनल है। तो ये सारे थे 3-3 साल के। कितने साल के? 3-3 साल के, यानी 3 साल करो कंप्लीट, तब आपका ये डिग्री मिल जाएगा, BA का डिग्री या BCom का डिग्री, BSc का डिग्री। और फिर चूज करना पड़ता था 11th 12th में, अगर आप ले लिए साइंस तो मुश्किल होता था BCom या BA लेना, या अगर आप 11th 12th में आर्ट्स ले लेते या कॉमर्स लेते तो मुश्किल हो जाता आपको साइंस लेना। तो ये मुश्किलें आती थी, डिफिकल्टीज आते थे बहुत बच्चों को, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है,
अभी आपके जितने सारे टीचर्स हैं सबके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो बीकॉम लो तो आप साइंस पढ़ने की आजादी है, अब बीए लो तो कॉमर्स पढ़ने की आजादी है, बीएससी लो तो आप आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बीसीए लो तो भी कुछ पढ़ सकते हो, बीबीए लो तो कुछ कोर सब्जेक्ट है और उसके बाद कुछ और पढ़ सकते हो। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप यही करोगे सिर्फ अगर साइंस लेते हो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं। तो 3 साल का कोर्स था, अब ये 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अब यहां बताता हूं अप टू 5। अब क्या होगा, पहले प्रेप था, बचपन से छोटा हुआ तो प्रेप में भेज दिया, ठीक है। बच्चों के लिए स्कूल खुल गया बहुत सारा, ठीक है, कि बच्चा जन्म लिया, एक साल का हुआ, 2 साल का हुआ तो छोटे से किड्स जी वगैरह में स्कूल में भेज दिया, ठीक है, किड्स के लिए। उसके बाद एलकेजी यूकेजी नर्सरी वगैरह करके, ठीक है, 1st to 10%। बट अब क्या है, अप टू 5 प्री स्कूल। अब यहाँ पे क्या है कि पहले तो 3 साल तक, ठीक है, बच्चे को घर पे ही पढ़ाना है, तो अप टू 5 प्री स्कूल, मतलब 5वीं क्लास तक प्री स्कूल रहेगा, मतलब उन पे कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, खेलते कूदते पढ़ना, ठीक है। बच्चा आराम से आया, खेला, पढ़ा, ऐसा, ठीक है। 6 to 8 मिडिल स्कूल है, क्या है, मिडिल स्कूल, यानी अब 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, ये 3 साल आपके मिडिल स्कूल में काउंट हो गया। और 9 to 12 हाई स्कूल, ठीक है। पहले क्या था कि 10 तक ही हाई स्कूल था और उसके बाद इंटरमीडिएट कहा जाता था, बट ये अब पूरा हटा दिया गया, देखो कटा हुआ साइन है, ठीक है। तो अब इंटरमीडिएट तो हटा दिया गया, तो ये 12 तक अब हाई स्कूल हो गया, 9 to 12 हाई स्कूल, ठीक है। तो देखो 5 तक तो ये हो गया प्री, 6 to 8 मिडिल, और 9, 10, 11, 12 4 साल का ये जो है ये हाई स्कूल। अब फिर 4 साल पढ़ने पड़ेंगे ग्रेजुएशन के लिए, जैसे यहाँ 3 साल का था तो 1 साल और बढ़ा दिया गया। अब देखो 10+2 को ड्रॉप कर दिया गया और उसके जगह पे ये वाला पॉलिसी लाया गया है 5+3+3+4। तो जोड़ के देखो कितना होता है, यहाँ पे 5 3 8 8 3 11 +4 15 होता है, टोटल कितना होता है 15। अब बच्चे सोचेंगे सर 12 घटा करके 15, तब तो 12 साल पढ़ना था, यानी अब 15 साल पढ़ना पड़ेगा, तब तो 3 क्लास और पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। ऐसा नहीं, देखो 5 का मतलब है पहले 3 साल तक, ठीक है, होम घर पे पढ़ेंगे, बच्चे को माँ बाप समझाएंगे, पेरेंट्स टेक केयर करेंगे, उनको प्रारंभिक शिक्षा जो होती है इनिशियल एजुकेशन वो बच्चे को मिलेगा माँ बाप से। उसके बाद 1st क्लास 2nd क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, +3 इसमें 3 to 5 क्लास तक पढ़ेंगे, ठीक है, और +3 फिर 6 to 8 क्लास तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आने वाले जो 4 साल है उसमें 9 to 12 पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा था पहले, आने वाले 2 साल में आप 12 पढ़ते थे और 2 साल तक 10 कर लिया करते थे, बट अब ऐसा नहीं, आने वाले 4 साल में एज है, यहाँ पे एज लिमिट है, जैसे 6 साल तक या 8 साल तक या फिर 18 साल तक। तो या होता था कि 16 और 18 तक आप 10th कर लो, या 16 18 तक 12 हो जाएगा, एक साथ कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ये 12 को ही जितना उम्र में, जैसे कि जितना एज हो रहा है आपका, ठीक है, तो 16 to 18 के बीच में आप 12 कर लेते हैं, तो वही चीज है, उसी उम्र में आप यहाँ पे 12 तक कर लोगे। बस दिख रहा है 15 ईयर्स, क्योंकि यहां से हम लोगों को दिखता है 1 से 12, तो 12 साल दिख रहा है क्योंकि क्लास 1 से हम लोग जोड़ रहे हैं, और बीच की जो पढ़ाई थी 1+1+1 थी, जो एलकेजी नर्सरी, ठीक है, यूकेजी, उसको हम लोग जोड़े ही नहीं, तो 12 3 15 यानी 15 हो गया, इसलिए यहाँ 15 आ गया, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे समझते हैं, जैसे जब 6 क्लास में आप चले जाओगे, आप नहीं ठीक है, आप तो बड़े हो गए, ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो 6 और 8, ठीक है, तो जैसे 6 क्लास में बच्चे जाएंगे, ठीक है, जब ये लागू हो जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद क्या होगा कि उनको वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा, मतलब ऐसे कोर्स जो आसपास के एनवायरमेंट दे सकते हो, जैसे बहुत सारे कारपेंटर हैं, ठीक है, प्लम्बर हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन हैं, बहुत सारे देखते हो, ठीक है, घर पे आते काम करने, तो वैसे कार्य, वैसे वर्किंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा बच्चों को, उनको सिखाया जाएगा ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है, उनको पता चल पाए कि कौन सा कार्य कैसे होता है, कौन सा वर्क कैसे होता है, ठीक है, और कौन से काम में उनको इंटरेस्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, यानी कि आसपास के जो वहां के स्किल्ड, ठीक है, पर्सन होंगे, उनको बुलाया जाएगा और उनसे, ठीक है, समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाया जाएगा कि कैसे काम होता है। और एक बेनिफिट है कि बच्चों को बैग लेके नहीं जानी है, ठीक है, प्रैक्टिकल जब होगा तो आराम से जाओ और कुछ काम सीखो, ठीक है,
कोई बच्चे को जैसे बल्ब बनाने के लिए दे दिया जा रहा है कि बल्ब बनाओ, देखो कैसे होता है, या लाइट बंद होगी तो कैसे स्विच ऑन ऑफ होगा, ये सब सिखा दिया जाएगा। तो उनके माइंड को ब्रॉड किया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो बच्चे 6th 8th में रहते हैं तो लगता है बच्चा ही है, क्या करेगा, बल्ब करंट आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाएगा, तो ये डर खत्म हो जाएगी बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, चूज सब्जेक्ट। 9th क्लास में जाओगे तो अब आपको चूज करने का अथॉरिटी हो जाएगा। 9 to 12 आराम से पढ़ते रहो। अब ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, बोर्ड एग्जाम है बट सेमेस्टर वाइज चलेगा, 6 महीना पे एग्जाम होगा ताकि आप पढ़ाई करो। और ऐसा नहीं कि पहले जैसे बोर्ड में परेशान रहते थे बच्चे, ठीक है, परेशान नहीं होना, बट 6 महीना पे होगा, 6 मंथ पे आपका होगा, इसका आपको अभी परेशान होना है, अटेंटिव रहना पढ़ाई। ठीक है, पहले क्या होता था कि एग्जाम के 2 महीने पहले अटेंटिव होते थे बच्चे, अब हर 6 महीना पे अटेंटिव होना है। तो पढ़ाई तो आपको ऐसे भी करनी है, बट प्रेशर को थोड़ा रिलीज कर दिया गया, तो आपको चूज करने की आजादी है। उसके बाद अब हम आते हैं ग्रेजुएशन पे, जो 3 साल से 4 साल का हो गया। इसमें क्या भाई, तो ग्रेजुएशन के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। तो 3 साल की होती है, जैसे आप इंटरमीडिएट कर लोगे, अगर आप इंटर में हो तो समझते होगे, और आप ग्रेजुएशन पार्ट 1 में भी हो तो समझ रहे हो। तो बीए कर रहे हो तो 3 साल की होती थी, बीए पार्ट 1 2 3 खत्म। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स करोगे 2 साल का, ठीक है, या बीएससी कर रहे हो तो 3 साल का, बीकॉम कर रहे हो तो 3 इयर्स का, तो ऐसे होते थे। अब क्या हुआ, 4 इयर्स का। तो अब 4 इयर्स का करने का सबसे बेनिफिट, सबसे अच्छा रास्ता हम लोगों को मिला है कि अब अगर बीच में, जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे हम लोगों के साथ, कि अगर 2 साल हो गया, पार्ट 2 में है, तो आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको 3 साल पूरा करना होगा, तब जाके डिग्री मिलेगा, तब जाके ग्रेजुएट कहलाओगे। परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एडवर्स प्रॉब्लम आ जाता है, कोई पैसे की कमी है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या घर में कुछ अच्छा बुरा हो गया, तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब आप 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ सकते हो, ड्रॉप आउट हो सकते हो थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए अपने पढ़ाई से हट सकते हो, अपने घर के काम में लग सकते हो, या बहुत बिजी शेड्यूल है आपके घर का, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें आप जा सकते हो, और फिर 1 साल के बाद आप बैक कर सकते हो अपने पार्ट 3 के साथ। ठीक है, अगर 2nd ईयर का एग्जाम दे चुके हो तो, या 1st ईयर का। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब क्रेडिट सिस्टम आ गया। क्या सिस्टम आ गया, क्रेडिट सिस्टम। आप पार्ट 2 तक जितना आपका क्रेडिट मिला है वो ले लो, और आप उसी यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका ग्रेजुएशन अब 3 साल फिर नहीं करना पड़ेगा, यानी 4 साल फिर नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 2 साल ही अब करना होगा। तो ये अच्छा है। हम लोगों के साथ क्या होता था कि हम लोग कर नहीं सकते थे, ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, या तो डिग्री पूरा करो या छूट गया, फिर 3 साल पढ़ना पड़ता। लेकिन अब ऐसे नहीं, अब बोलोगे सर ऐसा तो दिक्कत है, 3 साल से 4 साल हो गया, तब तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल में जैसे हम लोगों को डिग्री मिलती थी, तो आपको भी 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, 3 साल में आपको भी डिग्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो ऐसे अगर 1st ईयर में आप छोड़ते हो, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, तो 3 से 4 साल का फायदा क्या है। अगर 1st ईयर में छोड़ते हो तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, आप कहीं जाओगे तो बोल सकते हो कि हाँ 1 साल की पढ़ाई मैंने की इस कॉलेज से। फिर 2 साल अगर करके छोड़ते हो तो कौन सा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको कहीं जॉब भी मिल सकती है। पूरा 3 साल कर लोगे तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप किसी जॉब की तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी ग्रेजुएशन पे आप बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, सिविल सर्विसेज की भी, समझ रहे हो। ठीक है, जितने बड़े बड़े एग्जाम्स है तो ग्रेजुएशन होता ही है रिक्वायरमेंट, तो आप ग्रेजुएशन के लिए 3rd ईयर पे छोड़ दो। लेकिन ये 4 साल करने के बाद एक आपको रिसर्च के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल रिसर्च पे भी दिया। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट थोड़ा और मजेदार होगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। इसके बाद आप पीएचडी करना चाहते हो, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करना चाहते हो, तो इससे अच्छे में क्रिएटिविटी लाएंगे कि हाँ 3 साल पढ़ने का लग रहा है कि कुछ और करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, तो 1 साल देखेगा बच्चा अपना। ठीक है, अच्छा लगेगा कि हाँ रिसर्च करना अच्छा लगता है, दिस इज बेटर फॉर मी, ये सब्जेक्ट से मेरा अच्छा हो सकता है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकता हूँ, तो वो उनको पता चल जाता है, तो अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, अगर उनको मन नहीं किया तो फिर छोड़ देंगे, ग्रेजुएशन की तो डिग्री है ही। अगर 1 साल करना चाहिए तो ठीक है कर लेते हैं, फिर 4 साल का एक डिग्री हो जाएगा 4 ईयर का, उसके बाद आराम से एंजॉय करो, फिर मन करे तो रिसर्च करो, अदरवाइज नॉट। तो ये आसान हो गया कि आप छोड़ सकते हो 1 साल 2 साल तक, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फैमिली में तो, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सिस्टम तो आपको समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेम ग्रेडिंग सिस्टम, ये क्या है सेम ग्रेडिंग सिस्टम। तो पहले क्या था कि परसेंटेज में, किसी का सीजीपीए, किसी का क्रेडिट,
इग्नू एक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है। तो वैसे ही अब क्रेडिट सिस्टम कर दिया गया, सेम क्रेडिट सिस्टम, सबका ग्रेड एक होगा, अगर फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन, परसेंटेज तो परसेंटाइल, ठीक है, सीजीपीए तो सीजीपीए, जैसे होगा उसमें अब चेंजेस नहीं आएंगे। ये बेनिफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसका इतना परसेंट है, उसका सीजीपीए है तो कितना क्या होगा, ये सब टेंशन नहीं होगा। उसके बाद अंडर अ सिंगल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पे एक और बात कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा, सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रह जाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से मोनोपोली बोल सकते हैं। मोनोपोली मीन्स होता है कि अधिकार, एकाधिकार, एक अधिकार, मतलब जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में और सारे स्टेट्स में अपना एक अलग अलग लैंग्वेज है। तो उस हिसाब से मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को राइट और अथॉरिटी देना चाहिए कि उनके अपने इलाके में, अपने राज्य में अच्छे से पढ़ाई को और इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें मोनोपोली हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ठीक है। तो यहाँ सब मतलब कर्ता धर्ता जिसको बोला जा सकता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट, डिसीजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, जॉब भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, सारा चीज डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। वही बात कि आप 2-3 लोग हैं, सब डिसीजन मिलकर लेते हो, आपकी जाना है तो आपको नहीं बुलाया गया कि कहाँ जाना है, पार्टी कहाँ कर रहे हैं, और बाद में बोला जा रहा है कि पार्टी यहाँ है, चलोगे क्या, तो आप समझ सकते हो आपको बुरा लगेगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा पता होना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया, अब क्या रीजन है हमें पता नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये जो यूजीसी और एआईसीटी है, ठीक है, तो ये दोनों मिला करके मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे। अब जब मर्ज किया जाएगा तो सेम क्रेडिट सिस्टम तो हो गए, तो पहले अलग अलग थे, पहले बोर्ड्स अलग अलग थे, तो सबका अथॉरिटी अलग अलग था, सबके मेंबर्स अलग अलग थे, लेकिन अब एक हो जाएगा। तो ये 4 है जिसके अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसी के अधीन होगा, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहेगा। तो समझ सकते हो क्या होगा क्या नहीं, बट जो भी है अच्छा है, अभी सिस्टम अच्छा है, बस ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। तो NHERC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो N से तो नेशनल हो गया, H से हायर, ठीक है। तो एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, तो C से सेंटर, ठीक है, नेशनल, HEGC हायर एजुकेशन, और उसके बाद NAC नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये चारों मिलकर के काम करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि और बेहतर हो सके। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई है। अब मैं आता हूं यहाँ पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोनों है, PhD, ठीक है, और MPhil। तो ये तो ग्रेजुएशन वाली है, मास्टर्स जो कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा। तो मास्टर्स के बाद MPhil होता है, मास्टर्स इन फिलॉसफी। तो MPhil को भी ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया, अब डायरेक्ट PhD करो। तो अब अच्छा है कि 4 साल के बाद MA करो ये सब, और उसके बाद आप PhD करो। तो इसमें भी एक और अच्छा चीज लाया गया कि PhD करने के बाद, ठीक है, फिलॉसफी में डॉक्टरेट होता है इसका, तो इसको करने के बाद टीचर एप्टीट्यूड कोर्स। इस पहले क्या होता था कि अगर आपको TGT PGT टीचर्स बनना है, ठीक है, यानी आपको बच्चे को पढ़ाना है या इंटरमीडिएट को पढ़ाना है, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट करके आपको बीएड करनी होती थी या ग्रेजुएशन करके बीएड करनी होती थी। तो ऐसे ही कोई एक एग्जाम लिया जाएगा या कोई एक तैयार किया जाएगा फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को करना है ताकि PhD वाले अच्छे से सीख पाए कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि वो तो डॉक्टरेट कर लिए भाई, उनको तो पता है कि रिसर्च कैसे करना है, लेकिन पढ़ाने की बारी आई तो क्या किया जाएगा, तो उनको इस चीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 एग्जाम होगा, 6-6 महीना पे। तो क्या होगा इसमें फायदा क्या है कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा, बट अटेंटिव रहना, ठीक है, पढ़ते रहो, मजे से पढ़ना है, ठीक है, प्रेशर में नहीं रहना है क्योंकि एक साल बाद एक साल एग्जाम, अब 6-6 महीना पे एग्जाम है, आसान एग्जाम होगा, बट अटेंटिव रहना। सिलेबस बिल्कुल रिड्यूस्ड और मिनिमाइज, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कम हो गया, फिर मैं बता रहा हूँ पढ़ाई कम नहीं हो रहा, आपके पढ़ाई को और बेहतर किया जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल नॉलेज, मतलब जो पहले आपको 10 पेज पढ़ाए जाते थे, आपको 5 पेज पढ़ाए जाएंगे, 5 पेजेस, बट उस 5 पेज को जो पढ़ते हो आप स्कूल्स में, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब कि आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा कि आप सीखो कुछ ना कुछ नया, ठीक है, उसको करके देखो, समझ पाओ, रटना नहीं है, इस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कोर सब्जेक्ट है, कोर नॉलेज वाली चीज है, उनको पढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि थ्योरेटिकल चीज को, ठीक है।
अब मल्टी एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, कोई भी कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो और फिर छोड़ के आप कोई और कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कि आप अगर फिजिक्स ले तो मन नहीं किया तो फिर आप केमिस्ट्री ले सकते हो, ऐसा है। ये फैसिलिटीज हो गई है, तो ये सारे बहुत अच्छी चीज है। अब दूसरी बात की देखो, 86 to 29 34 ईयर्स हो गए हैं। तो एक बात बताता हूं मैं, तो 4% लगभग अभी शेष यानी कि एजुकेशन सिस्टम पे खर्च हो रहा है लगभग, ठीक है। ये 6% इस टाइम बताया गया था, बट होते होते 6% पे यहाँ क्या हो गया 29 जुलाई, ठीक है 2020 34 साल हो गए, ठीक है। तो 4 से 6 लेवल समझ सकते हैं ग्राउंड लेवल में कब तक हो जाएगा। अगर ग्राउंड लेवल तो हो गया तो हमारा देश महान है, नहीं तो समझ सकते हो हमारे देश में क्या होगा, ठीक है। तो 6% हो जाएगी तो और बहुत बड़ी बात है, और भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में सच में बदलाव आ जाएगा, बट ये होगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं। ये सारे ग्राउंड लेवल पे आएंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पॉलिसी में वही अच्छा होता है जो इंप्लीमेंट होता है ग्राउंड लेवल पे। मतलब गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। ऐसा नहीं कि कागज पे, ठीक है, कागजी कार्रवाई पे विश्वास नहीं और कागजी कार्रवाई पे नहीं कह सकते कि हाँ हमारा देश बदल गया। इट्स अ बिग चेंज या गुड इनिशिएटिव, बट इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो हो रहा है ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छा चीज है, बट हो जाए तब, ठीक है। और एक बात, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ऐसे भी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा अधिकार स्टेट का तो नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि 5 साल तक के बच्चे को, 6 साल तक के बच्चे को, ठीक है, उसके रीजनल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, यानी तमिल में तो उसी लैंग्वेज में, केरला में मतलब इच्छा के अनुसार एट देयर विल। अगर आप चाहो तो कन्नड़ में पढ़ सकते हो, ठीक है, मलयालम में पढ़ सकते हो, मराठी में पढ़ सकते हो, ठीक है, गुजराती में पढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे लैंग्वेज है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में हमारे लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन आप समझते हो कि ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है और हिंदी हमारी इंडियन लैंग्वेज है। मतलब अगर बात किया जाए तो इंडिया में हिंदी ही सीखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ज्यादा जोर डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते इंग्लिश से और हिंदी सीखेंगे तो अच्छा है। हिंदी सीखने से क्या फायदा होगा कि सारे स्टेट्स में यूनिटी हो जाएगी, अदरवाइज फिर यूनिटी की कमी हो जाएगी, ठीक है। और बच्चा जब 5-6 साल तक अपने रीजनल लैंग्वेज में सीखेंगे तो फिर उनको इंग्लिश सीखने में दिक्कत हो जाएगी। फिर तो वही बात कि कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ता है, 10th के बाद भाई जाता है तो इंजीनियरिंग करने या डॉक्टर्स का तैयारी करने, एमबीबीएस का, तो उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, तो प्रॉब्लम। तो इंग्लिश को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये नहीं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब, अपलोडिंग द वीडियोस ऑन इंग्लिश, ओके। तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी जो कुछ भी है पूरे विदेश में छाए हुए हैं, ये इंग्लिश ही बोल रहा हूँ। एक ऐसे कंट्री के लोग हैं जो सबसे ज्यादा और बेहतर अच्छा इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, मतलब हमारे सामने कोई नहीं। और भी बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे चाइना को ले लो, उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं करते अपने कंट्री में, तो कहाँ मतलब यूएसए में काम कर पा रहे अच्छे से। तो हम लोग कर पाते हैं, हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ठीक है, इंजीनियर्स जितने भी हैं, ठीक है, वो बाहर जा पाते हैं, इंग्लैंड यूएसए में काम कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश है। ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारा। वर्ल्ड लेवल पे अगर आगे बढ़ना है तो इंग्लिश तो जरूरत है। अब ऐसा गलत होगा कि इंग्लिश को हटा दिया जाए, अपने हिंदी राष्ट्र में हिंदी मतलब लाया जाए, संस्कृत लाया जाए, अपने कल्चर को जोड़ के कोई फायदा भी फिलहाल नहीं है। क्योंकि अगर आगे पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको साइंस, पढ़ना तो पड़ेगा आपको इंग्लिश में ही, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खोज, ठीक है, बहुत सारे इन्वेंशंस इंग्लिश में ही है। तो मॉडर्न को मॉडर्न के तरीके से जिया जाए, अगर कल्चरल हिसाब से चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, संस्कृत लाया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए, बच्चों को समझ होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक लेवल पे जैसे इंस्ट्रक्शंस की बात होती है तो 5-6 साल के बच्चे तक को क्या किया जाए कि इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, अपना रीजनल लैंग्वेज समझ में आ जाए। लेकिन इंग्लिश उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उनपे इंग्लिश में इम्पोज नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाना, मतलब हल्के में लेकर के कि बच्चे को इंग्लिश धीरे धीरे आ जाए। नहीं तो 6 साल तक आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, फिर 6 में जाओगे तो क्या, अगर ऐसा होगा तब तो वही बात हो गई। इसका मतलब सीबीएसई वाले तो इंग्लिश फॉलो करेंगे सिर्फ, और स्टेट वाले फिर स्टेट और इंग्लिश हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन। तो फिर एजुकेशन सिस्टम कहाँ बराबर हुआ, कहाँ स्टेट के बच्चे आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई वाले ये ऐसा अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, वो रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे, वो तो पढ़ाएंगे इंग्लिश में। तो फिर यूनिटी कहाँ हुआ, इक्वालिटी कहाँ हुआ, ना आप यूनाइट हो पा रहे हो, ना इक्वलाइज कर पा रहे हो दोनों को। इक्वलिटी होनी चाहिए थी, तो उधर बच्चे इंग्लिश में पढ़े, आप फिर कन्नड़ में पढ़ रहे हो, आप मलयालम में पढ़ रहे हो, तो फिर इंग्लिश से आप डिप्राइव्ड हो गए। फिर बाद में बोलोगे मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं इंग्लिश में आगे नहीं कर पा रहा कुछ अच्छा, मैं डॉक्टर बनने में मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे इंजीनियरिंग करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने तो कन्नड़ से पढ़ाई की, 6 साल के बाद मुझे इंग्लिश से इंट्रोड्यूस किया गया।
तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उससे बड़ी बात कि ये जितना होने वाला है, अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो प्रॉब्लम्स 1% तो 99.999% का फायदा होगा। 1% से भी कम नुकसान होगा और फायदा, अगर ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए तो, अगर इसमें हर बच्चे सीख पाए, पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच, स्टडी एंड एंजॉय, बाय बाय।